वेलकम बैक। आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी लेके प्रक्रिया पढ़ रहे थे। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर लास्ट पॉइंट बचा है जिसका नाम है तीव्रता, या जो घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता किस तरीके से ज्ञात की जाती है। और ये प्रश्न एक बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। सी सेक्शन के अंदर जनरली इसको पूछा जाता है। और यह किसी भी दिए गए स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है उन स्पेक्ट्रम रेखाओं की लंबाई या उसकी गहनता या सघनता कितनी है, उस सघनता को हम इंटेंसिटी या तीव्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। और स्पेक्ट्रल लाइंस की तीव्रता का मतलब क्या है वो ध्यान रखना। स्पेक्ट्रम रेखा की सघनता को हम तीव्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सघनता कितनी है उस सघनता को ही हम तीव्रता के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और सघनता या फिर कहा जाता है गहनता, जैसे स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है तो उसमें इसकी हाइट से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हाइट बढ़ रही है तीव्रता बढ़ेगी, और हाइट बढ़ रही है तीव्रता बढ़ेगी। ऐसे स्पेक्ट्रम रेखा की हाइट जितनी ज़्यादा होगी तीव्रता उतनी ज़्यादा होगी। और लाइन कितनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है स्पेक्ट्रम के अंदर, उसकी गहराई कितनी है, कितनी मोटी है, स्पष्ट लाइन बन रही है, उसी को हम तीव्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। या हाइट जितनी ज़्यादा होगी उसकी तीव्रता को उतना ही अधिक माना जाता है। तो यहाँ पर हम प्रक्रिया ले रहे हैं स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं कि स्पेक्ट्रम लाइन जो बन रही है, ये लाइनें जो निर्मित होती है, यह लाइनें वास्तव में एक निश्चित सूत्र के द्वारा निर्मित होती है। और यह सूत्र वास्तव में कौन सा है? ऊर्जा संक्रमण सूत्र को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा संक्रमण को प्रदर्शित करता है। और यहां पर दिया गया सूत्र यहां पर बार लगा हुआ होगा, और यह सूत्र यहां पर तरंग संख्या के रूप में दिया गया है। यहां पर क्या लिख रखा है? तरंग संख्या के रूप में ये सूत्र प्रदर्शित किया गया है, जो कि डेल्टा ई जे बार इक्वल टू 2b इंटू जे प्लस 1 के रूप में है। जहां पर दिया गया जे निम्न स्तर की घूर्णन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता। तो निम्न स्तर की घूर्णन क्वांटम संख्या का मान यदि यहां रख दिया जाए तो जे से जे प्लस 1 या 1 to 2, और या जे फिर जे का मान 2 से 3 है तो जे यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। तो निम्न घूर्णन स्तर का मान रख करके हम इस संक्रमण की या घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। और इस तरंग संख्या का मान जितना ज़्यादा होगा उसी के अनुसार ये बाएं से दाएं इन लाइनों का निर्माण होता चला जाता है। सबसे कम जे का मान है तो यहाँ पर पहली लाइन बनेगी, इस तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से चलेगा। तो पहले में जे बराबर 0 रख के, फिर 1 रख के, 2 रख के, इस तरीके से निश्चित स्पेक्ट्रम रेखाओं का निर्माण होता है जो कि स्पेक्ट्रोमीटर से होगा। और उसके अंदर हम इन रेखाओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों की तुलना करके बी का निर्धारण करते हैं या डेल्टा ई जे बार का निर्धारण करते हैं। इसका मतलब स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइनें बनेगी उन लाइनों की स्थिति को हम इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें लाइनें इस तरीके से निर्मित होगी, नीचे गैप कम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अंतराल बढ़ता जाएगा। यहाँ पर घूर्णन क्वांटम संख्या का मान 0, फिर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से यदि डेल्टा ई जे बार का मान अर्थात तरंग संख्या का मान लिखें तो यहाँ पर जे का मान 0 रख के प्रदर्शित करें तो पहला संक्रमण हो जाएगा इधर से इधर, फिर दूसरा संक्रमण होगा ये, तीसरा संक्रमण ये, चौथा संक्रमण ये, और इस तरीके से अंतराल आ जाएगा आपके 2b सेंटीमीटर इनवर्स, फिर आएगा 4b सेंटीमीटर इनवर्स, फिर आ जाएगा 6b सेंटीमीटर इनवर्स, फिर आ जाएगा 8b सेंटीमीटर इनवर्स। और यहाँ पर जो मान हमने लिखे हैं ये संक्रमण को प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात इन दोनों ऊर्जाओं के मध्य के तरंग संख्याओं को दर्शा रहे हैं या ऊर्जा स्तरों के मध्य के अंतर को प्रदर्शित करते हैं। और ये अंतर जितना होगा उसी के अनुसार एक स्पेक्ट्रम रेखा बनेगी। तो पहले 2b पर बनेगी, सेकंड 4b पे बनेगी, फिर 6b पे बनेगी, ऐसे 8b पे बनेगी, 10b पे बनेगी। इस तरीके से स्पेक्ट्रम रेखाएं निर्मित होती है। अर्थात
स्थिति की, स्पेक्ट्रम रेखा की स्थिति को हम इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में स्थानांतरण को हम संक्रमण के द्वारा दर्शाते हैं और संक्रमण की तरंग संख्या ज्ञात करने का सूत्र ये है और जितनी संक्रमण की तरंग संख्या होगी उसी स्थान पर इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम रेखा निर्मित होती है। अब स्पेक्ट्रम रेखा कितनी गहरी होगी, उसकी गहनता को प्रदर्शित करने के लिए हम शब्द स्पेक्ट्रम तीव्रता का उपयोग करते हैं। तो स्पेक्ट्रम की तीव्रता या स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता कैसे होगी, कैसे ज्ञात करते हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करती है, यही अपना आज का टॉपिक है। तो उसमें हम प्रारंभ कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम रेखा की इंटेंसिटी या तीव्रता हम मुख्यतः इन 4 कारकों पर डिपेंड या उस पर निर्भर मानते हैं। तो स्पेक्ट्रम रेखा की निर्भरता या तीव्रता इन 4 कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें पहला है संक्रमण की प्रायिकता या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सेकंड है ऊर्जा स्तर में अणुओं की आबादी या पॉपुलेशन कहा जाता है, किसी भी एक एनर्जी लेवल में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी संख्या में अणु उपस्थित हैं, उसी के अनुसार हम इसके मान को ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से ऊर्जा स्तरों की संभ्रंशता की संभावना कितनी है, डीजनरेसी कितनी है, उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है। अब डीजनरेसी या संभ्रंशता क्या है, ये शब्द मैं इसी के साथ प्रदर्शित करूंगा। तो तीसरा कारक हो जाएगा समभ्रंशता की संभावना, किसकी, ऊर्जा स्तर की। और चौथा है अंतिम अवशोषकता या एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूलर सैंपल कह सकते हैं, या इसकी जगह ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जा सकता है, प्रकाशिक सघनता या घनत्व भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये 4 कारक हैं जिन पर स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता निर्भर करती है। पहला है संक्रमण की प्रायिकता, अणुओं की आबादी, फिर तीसरा संभ्रंशता और चौथी है सैंपल की अवशोषकता। तो इसको हम एक एक करके लेके चलते हैं, जिसमें पहला पार्ट है संक्रमण की प्रायिकता या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी एक गैसीय अणु जिस किसी भी ऊर्जा स्तर में है, चाहे J बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक कहीं पर भी है, तो उस एक स्तर से किसी दूसरे स्तर में जाने की जो संभावना है, उसी संभावना को हम यहां पर संक्रमण की प्रायिकता कहते हैं। संक्रमण का मीनिंग क्या है? संक्रमण का अर्थ है एक स्तर से, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण। जैसे परमाणुओं के अंदर एक बोहर कोश से दूसरे बोहर कोश में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। तो यहां पर जो घूर्णन स्तर हैं, उन घूर्णन स्तरों के मध्य एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में जो स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है, उसी को संक्रमण कहा जाता है, जो अभी मैंने तीर के रूप में प्रदर्शित किया था। अब यहां तीर जो मैंने लगाए थे, एक एक स्टेप में लगाए थे, तो ये निर्धारित किया जाता है चयन नियम से कि संक्रमण कैसा होगा, कौन से जे से कौन से जे में सीधा जाया जा सकता है, उसी को हम चयन नियम से निर्धारित करते हैं। तो यहां पर आता है कि संक्रमण की जो प्रायिकता है या संभावना है, वो चयन या वर्ण नियम के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और हम यहां पर बात कर रहे हैं घूर्णन संक्रमण की, और यहां पर मैं घूर्णन संक्रमण के अंदर चयन या वर्ण नियम प्रदर्शित करता हूं, तो इसका मान हम निकालते हैं डेल्टा जे, कौन से 2 घूर्णन स्तरों के मध्य स्थानांतरण हो सकता है, और उसी को हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा जे बराबर +-1। अर्थात अणु किसी भी घूर्णन स्तर में है, या तो ऊर्जा अवशोषित करके उससे जस्ट ऊपर वाले घूर्णन स्तर में जा सकता है, या जहां था उससे एक नीचे वाले घूर्णन स्तर में स्थानांतरित हो सकता है। 2 सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, न उतरेगा। तो जिस सीढ़ी में जो अणु है, वहां से एक सीढ़ी ऊपर या वहां से एक सीढ़ी नीचे उतर सकता है, एक ऊर्जा स्तर ऊपर या एक ऊर्जा स्तर नीचे जा सकता है। 2 ऊर्जा स्तर एक साथ ऊपर नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में यदि डेल्टा जे का मान +-1 है, तो इस प्रकार के संक्रमण को हम क्या कहते हैं? अनुमत संक्रमण कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे अलाउड ट्रांजिशन कहा जाता है। अलाउड ट्रांजिशन या अनुमत संक्रमण कहते हैं। लेकिन यदि इसकी जगह अणु के लिए कहीं पर भी इस प्रकार का कोई मान दिया गया है, अर्थात 2 या 2 से अधिक घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की बात करें, तो ऐसे संक्रमण फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाते हैं, और फॉरबिडन ट्रांजिशन को हम वर्जित संक्रमण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो केवल प्रायिकता कहां से प्रदर्शित होगी?
संक्रमण की प्रायिकता घूर्णन संक्रमण के अंदर हमेशा डेल्टा जे बराबर +-1 के रूप में ही दर्शाई जाती है। उसके अलावा कोई भी अगर संक्रमण है तो वह अनुमत नहीं होगा, जिसको फॉरबिडन संक्रमण या वर्जित संक्रमण कहा जाता है। तो यहां पर पहली चीज, प्रायिकता का निर्धारण, संक्रमण की प्रायिकता कैसे निर्धारित होगी? चयन नियम, वर्ण नियम, या इसको हम कहते हैं सिलेक्शन रूल के द्वारा इसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, लेकिन एक यदि ध्रुवीय द्विपरमाणविक गैसीय अणु अगर किसी पात्र में लिए गए हैं तो उसमें अणुओं की संख्या लाखों करोड़ों के अंदर होगी, अरबों में उससे ज्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जब कई गैसीय अणु हैं तो कौन सा गैसीय अणु किस घूर्णन स्तर में होगा ये एग्जैक्ट डिसाइड नहीं होता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि गैसीय अणु गतिशील है, घूर्णित अवस्था में है, यदि उनको ऊर्जा दी जाती है तो ये अपने अक्ष पर घूर्णन प्रारंभ करते हैं, और घूर्णन की स्थिति में लाखों अणुओं में से कुछ अणु J बराबर 0 में होंगे, कुछ J बराबर 1 घूर्णन स्तर में होंगे, कुछ J बराबर 1 में होंगे। इस तरीके से J 9, 10, 11, 12 तक सब जगह यह अणु उपस्थित होंगे। तो एक पात्र में उपस्थित सभी अणु सभी घूर्णन ऊर्जा स्तरों के अंदर उपस्थित होंगे, और इन सभी अणुओं को एक साथ यदि विकिरण आपतित की जाती इन अणुओं पर या ऐसे प्रादर्श पर यदि विकिरण माइक्रोवेव या माइक्रो तरंगें आपतित की जाती है तो ये सभी अणु ऊर्जा अवशोषित करके जिस जगह थे वहां से ऊपर वाले कोष के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं या संक्रमण करते हैं। तो J जहां पर था, J का मान 9 में कोई अणु है तो विकिरण अवशोषित करके 9 से 10 में जाएगा, अगर 6 में है तो 6 से 7 में जाएगा, 0 में है तो 0 से 1 में जाएगा। तो इस तरीके से एक साथ विकिरण अवशोषित करके संक्रमण प्रारंभ होगा, और ऐसे संक्रमण में यदि हम प्रदर्शित करें तो ये सभी संक्रमण जो कि +-1 युक्त हैं सभी अनुमत होंगे, अर्थात सभी संक्रमणों के होने की प्रायिकता या संभावना समान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, अगर हम संक्रमण की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर ले रहा हूं गैसीय ध्रुवीय द्विपरमाणविक अणु, परमाणविक अणु जो कि घूर्णन सक्रिय होते हैं, घूर्णन या रोटेशन एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो घूर्णन सक्रिय गैसीय द्विपरमाणु अणु सभी घूर्णन स्तर में पाए जाते हैं, घूर्णन स्तर में पाए जाते हैं जहां से डेल्टा J बराबर +-1 में अनुमत संक्रमण संभव है, अनुमत संक्रमण संभव है। पहली प्रक्रिया ये आपको ध्यान रखनी है, गैसीय अणु सभी घूर्णन स्तरों में होंगे और वहां से डेल्टा J +-1 के रूप में सभी संक्रमण करेंगे, अर्थात यहां पर संक्रमण की प्रायिकता क्या है? समान है। तो वापस ध्यान रखना, तो नेक्स्ट में अगर सभी घूर्णन स्तरों में है और डेल्टा J +-1 में जाने की छूट है, ऐसी स्थिति में सभी अनुमत संक्रमण की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी या संभावना प्रायिकता समान होगी, समान होगी। तो पहली स्थिति आपको ध्यान रखनी है कि यदि प्रायिकता की बात की जाए तो स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता में इस प्रायिकता से प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर अनुमत संक्रमण की प्रायिकता सभी अणुओं में लगभग कैसी है? समान है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष प्रभाव तीव्रता पर नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहां पर संक्रमण की प्रायिकता समान होने के बाद भी सेकंड परिस्थिति जो आती है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और इसको हम कहते हैं ऊर्जा स्तर में अणुओं की आबादी। ऊर्जा स्तर जो दिए गए हैं उनमें अणुओं की आबादी। अभी हमने कहा अलग अलग ऊर्जा स्तर में हजारों लाखों अणु उपस्थित हैं। अब इन किस ऊर्जा स्तर में कितने अणु हैं
उन अणुओं की संख्या को हम यहाँ आबादी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उसको यदि मैं यहाँ चित्र के रूप में दर्शाऊं तो यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बना रखा है उसमें आप देख सकते हैं, पहली लाइन जो दे रखी है ये है J बराबर 0 घूर्णन स्तर की। सेकंड इससे एक सीधी ऊपर की लाइन दे रखी है, ये J बराबर 1 घूर्णन स्तर की है। तीसरी लाइन जो दे रखी है, जो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो J बराबर हो जाएगा 2। यहाँ लाइन जो दे रखी है ये J बराबर हो जाएगा 3। इसी तरीके से थोड़ा ऊपर जा कर के यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे J बराबर 4। ऐसे थोड़ा ऊपर जा कर के फिर इस तरीके से J बराबर 5 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से एक अणु के ये विभिन्न घूर्णन स्तर यहाँ पर निर्मित किए गए। अब इन घूर्णन स्तरों में दो सावधानी आपको रखनी है। पहली सावधानी ये है, 0 है तो ये प्लेटफॉर्म और J1 का प्लेटफॉर्म लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, अणुओं की संख्या यहाँ जितनी बना रखी है उससे एक अणु ही कम करना है, ज्यादा अणु कम नहीं करने, क्योंकि इन दोनों में जो भी अणु उपस्थित होंगे उनकी संख्या या प्रायिकता लगभग बराबर होती है। आबादी अगर कहें तो लोग दोनों की लगभग कैसी होती है, बराबर होती है। उसके बाद में आप J बराबर 2 तीसरा स्तर बनाए तो अब आप क्या ध्यान रखेंगे, गैप का भी ध्यान रखना है। ये गैप सबसे कम होगा, ये वाला सेकंड गैप उससे ज़्यादा होगा, ये गैप उससे भी ज़्यादा होगा, और फिर ये गैप उससे ज़्यादा, और सबसे ऊपर वाला गैप सबसे ज़्यादा होगा, जो कि यहाँ पर किसको प्रदर्शित करता है, डेल्टा ई जे बार के रूप में अगर मैं प्रदर्शित करूं तो डेल्टा ई जे बार के रूप में या डेल्टा ई जे के रूप में लिखें, सूत्र आपको पता है, तो उसी 2b इंटू J+1 सूत्र के द्वारा हम संक्रमण की तरंग संख्या को दर्शाते हैं। और चूंकि संक्रमण की तरंग संख्या जैसे जैसे नीचे जाते हैं, ये 2b के बराबर थी तो शुरुआत के अंदर हो जाएगी 2b के बराबर, सेकंड वाले में हो जाएगी 4b के बराबर, फिर थर्ड वाले दूसरे और तीसरे के बीच में हो जाएगी 6b के बराबर, ये वाली यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा 8b के बराबर, ये हो जाएगा 10b के बराबर। तो आप जब भी लाइन ड्रॉ करें अंतराल आपको बढ़ते मान के रूप में प्रदर्शित करना है, क्योंकि घूर्णन ऊर्जा स्तर जो दिए गए हैं उनके मध्य का अंतराल नीचे से ऊपर जाने पर लगातार बढ़ता है। ठीक है, दूसरा J का प्लेटफॉर्म, J0 और J1 का प्लेटफॉर्म, ये जो एरिया बता रखा है ये लगभग बराबर होगा, और उसके बाद में ये एरिया कम होता जाएगा। यहाँ पर बड़ा बना दिया, ये भी कम होगा, आगे वाला भी और कम हो जाएगा और सूक्ष्म होगा। अर्थात जैसे जैसे हम घूर्णन ऊर्जा स्तरों में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं उनकी आबादी, यहाँ पर मैं लिखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1 2 1, अर्थात पहले जो 0 घूर्णन स्तर है, J बराबर 0 घूर्णन क्वांटम संख्या का जो पहला स्तर है, इस स्तर में अणुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, और ऊपर जाएंगे आबादी कम है। हम ऐसे समझ सकते हैं, इस तरह की एक सीढ़ी बना रखी है और सभी व्यक्तियों को एक साथ इधर छोड़ दिया जाए तो उसमें से अधिकतर लोग नीचे ही खड़े रहेंगे, ऊपर नहीं चढ़ेंगे। फिर अगर नीचे जगह कंप्लीट हो गई है तो कुछ लोग ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर गैप ज़्यादा है, जो चढ़ पाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे। गैप और ज़्यादा है, कुछ लोग चढ़ पाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे। इसमें आगे और गैप ज़्यादा है, कुछ लोग यहाँ आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा गैप ऊपर है। इसका मतलब ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर गैसीय अणु उन घूर्णन ऊर्जा स्तरों के अंदर कम होते चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक घूर्णन स्तरों के अंदर अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अणुओं की संख्या कम होती चली जाएगी। अब इस तरीके से अणु व्यवस्थित हो गए। अब अगर मैं इन सभी अणुओं को एक साथ कौन सी विकिरण देता हूं, यहां पर मैं माइक्रो रेडिएशन इनके ऊपर आपतित करता हूं या माइक्रोवेव्स इनके ऊपर आपतित करता हूं, तो क्या होगा, ये जो अणु हैं कुछ अणु ऊर्जा लेकर यहां चले जाएंगे, इसमें से अणु ऊर्जा लेकर यहां चले जाएंगे। कम ऊर्जा है, यहाँ अणु ज्यादा जाएंगे। यहाँ पर गैप अंतराल और ज्यादा है तो यहाँ अणुओं की संख्या कम होगी। मैं यहाँ पर अलग तीर बना देता हूँ, 1 2 3 बना दी, यहाँ पर मैं 2 बना देता हूँ, इधर वाले में केवल 1 ही बनाता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अणु जो स्थानांतरित होंगे उन स्थानांतरित अणुओं में यहाँ पर अणु बहुत ज्यादा हैं तो इनके संक्रमण की संभावना सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर भी अणु लगभग बराबर हैं तो यहाँ पर भी संक्रमण की संभावना सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में जिस घूर्णन स्तर में अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है
वहां से संक्रमण की संभावना भी सबसे ज्यादा होगी। ऐसी स्थिति में यहां पर घूर्णन स्तर का जो स्पेक्ट्रम बनेगा या संक्रमण से जो डेल्टा जे वाला स्पेक्ट्रम बनेगा, अर्थात 2b पर जो लाइन बनेगी, वहां पर चूंकि अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है तो उस लाइन की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अणुओं की संख्या उच्च ऊर्जा स्तर में कम है, इसलिए उन लाइनों की तीव्रता कम होती जाएगी। तो वापस ध्यान देना, मैं सिर्फ एक घटक लेके चल रहा हूं पहला, और वो है अणुओं की आबादी, मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। और इस पॉपुलेशन में ऊर्जा स्तरों में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अणुओं की आबादी घटती जाती है, इसलिए जो स्पेक्ट्रम रेखा बनेगी, सबसे पहली स्पेक्ट्रम रेखा सबसे अधिक गहरी होगी और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी तीव्रता घटती जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, लगातार संक्रमण की तीव्रता नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगी, घटती है। इसका मतलब हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता अणुओं की आबादी या संख्या पर निर्भर करती है। मैं यहाँ पर संख्या की जगह आबादी या पॉपुलेशन कहता हूँ। तो यहाँ पे जितने अणु ज्यादा होंगे संक्रमण की संभावना उतनी ज्यादा होगी, संक्रमण की संभावना जितनी ज्यादा होगी स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता उतनी ही क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे संक्रमण की संभावना घटेगी और वैसे ही तीव्रता के मान में भी कमी आएगी। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि किसी भी ध्रुवीय द्विपरमाणविक गैसीय अणु में यदि माइक्रो तरंगें आपतित की जाती है तो उस अणुओं के घूर्णन स्तर में जहां सर्वाधिक अणु होंगे उन अणुओं के संक्रमण की संभावना सबसे ज्यादा होगी। और अगर संक्रमण की संभावना सबसे ज्यादा है तो अणुओं की संख्या ज्यादा होने से तीव्रता भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ यहाँ पर तीव्रता में वृद्धि प्रदर्शित करते हैं और तीव्रता में हमेशा वृद्धि होगी। ठीक है, हम इसको आप इनके खाना खिलाने के हिसाब से प्रदर्शित करें तो भी समझ में आ सकता है। जिस स्तर में हम यहाँ पर विकिरण के रूप में ऊर्जा दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति अगर मान लिए जाएं ये, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रोटियां दे दी या फिर आपको कोई चीज इनको खाने के लिए दी जाए, तो जहां आबादी ज्यादा है वो ज्यादा खाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये ज्यादा ऊर्जा अवशोषित कर रहे हैं, तो ज्यादा ऊर्जा जहां अवशोषित होगा वहां स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता उतनी ही बढ़ जाएगी। अर्थात स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता किसी निश्चित घूर्णन स्तर में अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन ये अनुमत नियम से नियंत्रित होगी। अनुमत संक्रमण ही संभव है, दूसरे संक्रमण इसमें संभव नहीं होंगे। इसी प्रक्रिया को हम नेक्स्ट में प्रदर्शित करें तो एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है कि कौन से स्तर में क्या क्या अणु हैं, किस तरीके से वितरित हैं, वो प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है। हम किसी भी पात्र में जो गैसीय अणु ले रहे हैं उनकी कुल मात्रा मैं मोल के रूप में प्रदर्शित करता हूं, और यदि किसी भी सैंपल के अंदर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम ले रहे हैं उसकी प्रादर्श नली या सैंपल ट्यूब के अंदर हम अणु कितने ले रहे हैं, उन अणुओं की संख्या मान लीजिए कुल अणुओं की संख्या कितनी है, n, आप मोल में ले सकते हैं, n मोल दे रखिए। अब उस n मोल में से J बराबर 0 ऊर्जा स्तर पर अणुओं की संख्या मान लीजिए कितनी है, n0 है। जो सबसे नीचे वाला स्तर था उस नीचे वाले स्तर में अणुओं की संख्या यहाँ पर इसमें कितने अणु हैं, तो इसमें लिखा है n0, और ऊपर वाले के अंदर कितने हैं, फर्स्ट के अंदर हो जाएंगे nj अणु, इसी तरीके से nj2 j3 j5 चलते जाएंगे। अभी हम पहले और दूसरे स्तर में अणुओं की संख्या ले रहे हैं, लेकिन कुल टोटल मॉलिक्यूल कितने होंगे ये आपको ध्यान रखना है। कुल अणु n के बराबर होंगे, उनमें से पहले स्तर में n0, दूसरे में nj, तीसरे में nj डैश, इस तरीके से अणुओं की संख्या वितरित होगी। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वितरण। टोटल अणु n है, अलग अलग घूर्णन स्तरों के अंदर अलग अलग अणु उपस्थित है, अर्थात इनका वितरण इस रूप में दिया गया है। तो यहां पर मैं एक ही वितरण लेके चल रहा हूं कि यदि कुल n अणुओं में से J बराबर 0 जो घूर्णन ऊर्जा स्तर हैं उसमें अणुओं की संख्या n0 और उससे उच्च ऊर्जा स्तर J में अणुओं की संख्या nj दे रखी है। इन दोनों के अंदर अणुओं की संख्या को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियमानुसार ज्ञात करते हैं। n0 और nj
हम सीधा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि गैसीय अणुओं में सभी अणुओं की ऊर्जाएं अलग अलग है। तो उनको ज्ञात करने के लिए हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम का उपयोग करते हैं। इस वितरण नियम के अनुसार हम क्या ज्ञात करते हैं, अणुओं की संख्या या उस आबादी का निर्धारण करते हैं। और उसके लिए प्रक्रिया देखिए, सबसे पहली स्थिति है साम्यावस्था में ही हम वितरित अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक स्टेडियम है जिसमें खूब सारी सीढ़ियां हैं और उन सीढ़ियों में व्यक्ति बैठाने, तो हम क्या करेंगे, गेट खोलेंगे, लोग सारे आकर के सीढ़ियों पे बैठना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन हमें गिनती कब करनी है कि कौन सी सीढ़ी पर लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो उस समय हम गिनती करेंगे जब हम देख लेते हैं सभी लोग व्यवस्थित हो गए, कुछ लोग ऊपर नीचे, एक ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, अर्थात एक साम्यावस्था आ जाएगी। उस समय अणुओं की जो आबादी होगी उसका निर्धारण करने के लिए हम यहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम का उपयोग करते हैं। तो साम्यावस्था जरूरी है, उसके बाद ही गिनती की जा सकती है, नहीं तो संभव नहीं होगी। तो साम्यावस्था पर बोल्ट्जमैन वितरण नियमानुसार अलाउड या अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं की संख्या या उसकी आबादी को बोल्ट्जमैन प्रायिकता घटक, ये इंपॉर्टेंट है, बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, घटक के बराबर होती है। अर्थात यदि बोल्ट्जमैन का प्रायिकता घटक दिया गया हो e की पावर माइनस EJ अपॉन KT, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e की जगह एक्सपोनेंट में लिख देता हूं, चर पूर्व चर घातांक, और ब्रैकेट में आप मान रख के लिखेंगे EJ अपॉन K स्मॉल लेटर में लेना है, T कैपिटल। और इस तरीके से यह घटक बोल्ट्जमैन प्रायिकता घटक कहलाता है। और किसी भी घूर्णन स्तर के अंदर अणुओं की संख्या हम इस घटक के बराबर मानते हैं, जिसमें दिया गया EJ उस घूर्णन स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, अर्थात J स्तर की ऊर्जा। इसके अलावा स्मॉल लेटर K बोल्ट्जमैन नियतांक है, और जो T दे रखा है ये तापक्रम को प्रदर्शित करता है। और एक्सपोनेंट जो E दे रखा है, ये E वास्तव में एक्सपोनेंट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो E की घातांक माइनस EJ अपॉन KT के बराबर अणु उस घूर्णन स्तर के अंदर स्थित होंगे जिसमें साम्यावस्था पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। तो हम यहां पर आबादी कैसे प्रदर्शित करें, आबादी कब ज्ञात की जा रही है, इक्विलिब्रियम पर, साम्य पर हम आबादी की गणना करें तो अणुओं की आबादी बराबर किसके थी, बोल्ट्जमैन वितरण गुणांक के रूप में या प्रायिकता घटक के रूप में। और प्रायिकता घटक का मान था E की पावर माइनस यहाँ पर EJ अपॉन स्मॉल लेटर KT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आबादी यहाँ प्रदर्शित की जा रही है तुलनात्मक, उच्च घूर्णन स्तर के अंदर अणु कितने हैं और निम्न घूर्णन स्तर के अंदर अणु कितने हैं, इन दोनों के अनुपात को हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और ये अणुओं की आप सापेक्ष आबादी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, और इसी को यहाँ पर सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो Nj घूर्णन स्तर में अणुओं की संख्या, जो शून्य से ऊपर वाला कोई भी घूर्णन स्तर होगा, और N0 शून्य की घूर्णन स्तर को प्रदर्शित करता है। वैसे चूंकि डेल्टा J का मान प्लस माइनस 1 होता है, इसलिए ये 0 है, तो इसको हम 1 मान के ही प्रदर्शित करते हैं, और इसके मान को हम इसके बराबर मानते हैं। ये सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है। यहाँ पर स्थिरांक आपको ध्यान रखने में नोट कर देता हूँ। E जो दिया गया है वह घूर्णन स्तर की ऊर्जा को दर्शाता है, पहली चीज। नंबर 2, स्मॉल लेटर K जो दिया गया है यह यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या स्थिरांक को दर्शाता है। तीसरा जो दिया गया कैपिटल T है, ये तापक्रम को दर्शाता है, मात्रक आपको लेना है केल्विन में। ऊपर घूर्णन ऊर्जा स्तर जो दिया गया है इसका मात्रक लेना है जूल में, कैपिटल J जूल की प्रतीक के रूप में लिखा गया है। बोल्ट्जमैन स्थिरांक क्या है ये आपको ध्यान रखना है। स्मॉल लेटर K होता है गैस नियतांक R अपॉन अवोगाद्रो संख्या Na के बराबर। R का मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल के रूप में दिया गया है, और Na अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये है मोल के रूप में या प्रति मोल अणुओं की संख्या है। प्रति मोल कट जाएगा, पीछे बचेगा यहाँ पर मान
और ये हो जाएगा आपके, इसमें भाग देने के बाद 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और मात्रक रहेगा जूल प्रति केल्विन। तो ये बोल्ट्जमान नियतांक है और बोल्ट्जमान नियतांक और टी और ईजे घूर्णन ऊर्जा स्तर के ऊर्जा का मान अगर रख करके हम इस घटक को सरल करें तो किसी भी जे ऊर्जा स्तर के अंदर अणुओं की संख्या या आबादी ज्ञात की जा सकती है। और उसमें जो घूर्णन स्तर की ऊर्जा जो दे रखी है, ये किसी भी निश्चित घूर्णन स्तर जे की ऊर्जा को हम अगर प्रदर्शित करें तो इस तरीके से दर्शाया जाता है और इसका मान होता है BHC इंटू जे प्लस 1 के रूप में हम घूर्णन स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दिया गया B यहाँ पर घूर्णन स्थिरांक या रोटेशनल कांस्टेंट के रूप में प्रदर्शित होता है और जिसका मात्रक हम सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि पहले आ चुका है। तो इस तरीके से J का मान ये अगर मैं ऊपर वाले समीकरण में रखता हूं तो एक नया समीकरण आ जाएगा जिसमें N0 इधर आ गया है, तो Nj बराबर हो जाएगा N0 e की घातांक या एक्सपोनेंट हो जाएगा माइनस BJHC। तो BJHC इंटू जे प्लस 1 अपॉन स्मॉल लेटर के इंटू टी, और इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी घूर्णन स्तर की अंदर अणुओं की संख्या या उनकी आबादी को ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये आबादी ज्ञात की जाए तो क्या स्थिति आती है, एग्जाम्पल के रूप में आप देख समझिए, यदि T बराबर 300 केल्विन है, 300 केल्विन पर B जिसका नाम है घूर्णन कांस्टेंट या घूर्णन स्थिरांक, और घूर्णन स्थिरांक का मान लीजिए कितना है 2 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर, तो 2 प्रति सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर इनवर्स B घूर्णन स्थिरांक का मान आपको दिया हुआ है। और घूर्णन स्थिरांक का सूत्र आपको बता रखा है, वो सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। B बराबर होता है H अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, इस रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं और यही B के मान को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये ऊर्जा के लिए, ये B के लिए हम इस रूप में इसको दर्शाते हैं। तो ये प्रक्रिया भी आपको ध्यान रखनी है और यही मान हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। यहाँ J कम हो जाएगा, ऊपर H होगा, बाकी का मान एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा H अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी के रूप में हम B घूर्णन स्थिरांक को लेते हैं। मात्रक आपको ध्यान रखना है सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से यदि किसी भी एक गैसीय अणु के लिए 300 केल्विन टेम्परेचर पर B का मान यदि दे रखा है तो किसी भी ऊर्जा स्तर में अणुओं की आबादी हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर दे रखा है Nj अपॉन N0 बराबर एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट का जो चर था उसमें B का मान और बाकी H और कांस्टेंट जो भी दे रखे हैं इन सभी का मान रखकर यदि हल किया जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर एक्सपोनेंट के आगे का घटक ये आता है -0.019, सरल करके देखें, और ये लगभग 0.98 के बराबर है। इसका मतलब J स्तर में अणुओं की संख्या और J बराबर ये N स्तर में Nj स्तर अर्थात ऊपर वाला J स्तर, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी होगा, और उससे नीचे वाले स्तर के अंदर अणुओं की संख्या का अनुपात लगभग 1 के बराबर है, अर्थात यहाँ पर जितने अणु होंगे उसके निम्न स्तर में उतने ही अणु होंगे। ये मैंने पहले ही बताया था कि J बराबर 0 घूर्णन स्तर जो दे रखा है, जिसकी क्वांटम संख्या J बराबर 0 है, उसमें जितने अणु हैं उसके ऊपर वाले घूर्णन स्तर में लगभग उतने ही अणु होते हैं, अर्थात 98% तक अणु ऊपर होंगे, बाकी 100 अणु अगर नीचे माने जाए तो 198 इस तरीके से व्यवस्थित होंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम दो निश्चित घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य हम अणुओं की संख्या का वितरण प्रदर्शित करें तो पहले J बराबर 0 और J बराबर 1 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ये गणना उसी के लिए प्रभावी है, अर्थात Nj के अंदर जितने अणु हैं या N0 में जितने अणु हैं, Nj उससे ऊपर वाले घूर्णन स्तर में लगभग उतने ही अणु होते हैं। और ये मैं 0 और 1 मान के लिए प्रदर्शित कर रहा हूं, लगभग अणुओं की संख्या बराबर होगी। लेकिन यदि J का मान बढ़ाया जाए, J का मान J बराबर 2, 3, 4, 5, 6 लिया जाए
तो यहाँ पर इनके मान में कैसे परिवर्तन होगा वह यहाँ पर ग्राफीय रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर यदि अणुओं की आबादी को, जो कि आपेक्षिक आबादी या रिलेटिव हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो अणुओं की आपेक्षिक आबादी को यदि घूर्णन क्वांटम संख्या J के सापेक्ष आलेखित किया जाए तो इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है, जिसमें लगभग समान अणु कहां पर होंगे, J बराबर 0 और J बराबर 1 के अंदर अणुओं की संख्या लगभग क्या है, बराबर है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं अणुओं की संख्या उच्च ऊर्जा स्तरों के अंदर निरंतर घट रही है। दो लाइनें B के भिन्न भिन्न मान लेके प्रदर्शित किए गए हैं, जबकि एक B का निश्चित मान हो तो उसके अंदर J का मान बढ़ने के साथ अणुओं की आबादी निरंतर रूप से घटती जाती है। और ऐसी स्थिति में ये पहले भी अपन लिया था और यहाँ बोल्ट्जमान वितरण नियम के अनुसार भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि J के मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उन घूर्णन स्तर में अणुओं की संख्या निरंतर तीव्रता से घटती चली जाती है। और इसी को इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें B के मान के सापेक्ष अगर प्रदर्शित करें तो B का मान जितना ज्यादा होगा अणुओं की संख्या उतनी तीव्रता से घटेगी। तो यहाँ B का मान ज्यादा है तो अणुओं की संख्या J में तीव्रता से घट रही। B का मान यदि किसी अणु के लिए कम है तो J का मान धीरे धीरे घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजें हमारे पास में आई, एक तो J का मान बढ़ने के साथ, दूसरा घूर्णन स्थिरांक B का मान बढ़ने के साथ आबादी या आणविक आबादी का मान घटता है। यही प्रक्रिया हम यहाँ आबादी या बोल्ट्जमान वितरण नियम के अनुसार स्पष्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पे, और ये है ऊर्जा स्तरों की समभ्रंशता की संभावना या पॉसिबिलिटी ऑफ डीजनरेसी। बहुत महत्वपूर्ण है। डीजनरेसी का मतलब है एक निश्चित घूर्णन स्तर में जो अणु उपस्थित है या जो घूर्णन स्तर आपको दिया गया है उस घूर्णन स्तर में कितने संभावना है या समान ऊर्जा के कितने स्तर उपस्थित है। यदि मैं ये कहूं कि एक बिल्डिंग बना रखी है जिसमें अलग अलग फ्लोर्स दिए हुए हैं, अब उन अलग अलग फ्लोर्स में अलग अलग कमरे दिए गए। यहाँ कमरा उल्टा है, ध्यान रखना, नीचे कम संख्या में कमरे होंगे, ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कमरों की संख्या बढ़ती जाएगी। इस तरह की बिल्डिंग है तो हम यहाँ पर ऊर्जा स्तरों की समभ्रंशता को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो समभ्रंशता कैसे प्रदर्शित होगी, जितना निम्न घूर्णन स्तर होगा उस निम्न घूर्णन स्तर के अंदर समभ्रंशता कम होगी और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे समभ्रंशता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे समभ्रंशता बढ़ेगी अर्थात एक मंजिल के अंदर कमरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी अर्थात एक ही ऊर्जा के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के अभिविन्यास जितने ज्यादा होंगे उसके अंदर जो भी आप घूर्णन के संक्रमण की संभावना प्रदर्शित कर रहे हैं, जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसकी तीव्रता की बात कर रहे हैं, तीव्रता भी लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे मंजिल के अंदर कमरों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे समभ्रंशता भी बढ़ेगी और समभ्रंशता बढ़ती है तो यहां पर स्पेक्ट्रम की तीव्रता में भी वृद्धि होगी। तो दो चीजें आई, घूर्णन ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या नीचे से ऊपर जाने पर घट रही है तो यहां पर तीव्रता घट रही है, जबकि यहां हम क्या बात कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यहां पर जो भी डीजनरेसी लेवल है या समभ्रंश ऊर्जा स्तर है उनकी अभिविन्यासों की संख्या बढ़ रही है तो यहां पर तीव्रता भी इसके साथ में बढ़ेगी। तो एक तीव्रता बढ़ा रहा है और दूसरा घटक तीव्रता को घटा रहा है। इसका मतलब यहां पर अणुओं की तीव्रता या अणु के स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता अणुओं की आबादी के ऊपर भी निर्भर कर रही है और समभ्रंशता पर निर्भर कर रही है, लेकिन दोनों घटक विपरीत काम कर रहे हैं। इसलिए पीछे जो ग्राफ बताया था केवल उस ग्राफ से हम तीव्रता निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो सेकंड प्रोसेस है ये यहां पर एक निश्चित ऊर्जा स्तर के अंदर जितने अभिविन्यास या ओरिएंटेशंस होंगे अर्थात नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं, एक फ्लोर के अंदर जितने ज्यादा कमरे होंगे, क्योंकि फ्लोर की हाइट तो बराबर है, ऊर्जा हम सभी की बराबर मान लें, तो फ्लोर में कमरे जितने ज्यादा होंगे उनकी समभ्रंशता उतनी ही अधिक होगी, या कह सकते हैं अभिविन्यास उतने ही अधिक होंगे। मतलब हम 5वीं 6ठी मंजिल में जाएं, वहां पर कमरे ज्यादा हैं तो ठहरने के लिए हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से जे का मान जैसे जैसे बढ़ेगा
अभिविन्यास या डीजनरेसी लेवल या समभ्रंश ऊर्जा स्तरों की संख्या बढ़ने के साथ यहाँ पर अभिविन्यासों की संख्या बढ़ेगी, और अभिविन्यासों की संख्या बढ़ती है तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता में वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन उसको प्रदर्शित करने के लिए हम दोनों घटक साथ में लेके चलेंगे। पहले घटक से स्पष्ट रूप से तीव्रता ज्ञात नहीं होगी। सेकंड वाले के अंदर हम ले रहे हैं कि ये संभावना कैसे ज्ञात करें। तो पहले मैं ले रहा हूं, प्रारंभ से शुरू करें तो एक द्विपरमाणविक अणु के घूर्णन, जिसको कि हम दृढ़ घूर्णक मान के प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमें दृढ़ घूर्णक के लिए L अर्थात कोणीय संवेग का मान हम इस सूत्र से दर्शाते हैं। तो इसके समभ्रंशता ज्ञात करने के लिए किसी स्तर के कोणीय संवेग को हम इस सूत्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो कोणीय संवेग L के लिए सूत्र होगा I इंटू ओमेगा, जहां पर दिया गया ओमेगा यहाँ पर घूर्णन वेग को प्रदर्शित करेगा या एंगुलर वेलोसिटी को दर्शाता है, और I जो दिया गया है ये जड़त्व आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थिति के अंदर L कोणीय संवेग इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। लेकिन यदि हम उस घूर्णन स्तर के लिए ऊर्जा का मान प्रदर्शित करें तो E बराबर होता है I ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर। और इसी को यदि मॉडिफाई करें तो हमने पहले भी इसको सरल कर रखा है, I स्क्वायर करें और नीचे भी I का भाग दे दें, तो यहाँ I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, L स्क्वायर के बराबर, और भाग लग जाएगा 2I का। ऐसी स्थिति में यदि कोणीय संवेग L ज्ञात करें तो 2I का इससे गुणा हो जाएगा, और ये हो जाएगा EI और 2 से गुणा, लेकिन चूंकि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। और इस वर्गमूल में E का मान अभी हमने पहले लिया था वो यदि रख दिया जाए तो ये मान आ जाएगा वर्गमूल 2 को अपनी जगह रहने देते हैं, I में पहले लिख देता हूँ। ऊर्जा का मान लिखें, ऊर्जा होता है H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर और I के बराबर। यहाँ पर हमने ऊर्जा का मान रखा है जो कि हमने पहले निर्धारित की थी या ज्ञात की थी, उसी का यहाँ मान रख दिया जाए। तो यहाँ इसको सरल करें तो I से I कट जाएगा, इसको 8 से काटें 4 बार हो जाएगा। ठीक है, और एक मान रह गया है J इंटू J प्लस 1 इसके साथ होता है, तो J इंटू J प्लस 1 इसके साथ होता है। ये ऊर्जा के पूरे सूत्र को दर्शाता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया आपके 2 कट गया 8 से 4 बार, इसके अलावा I से I कट गया, पीछे जो मान बचा उसमें J इंटू J प्लस 1 H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर का वर्गमूल है। और इसको यदि सरल किया जाता है तो आप ऊपर वाला संबंध ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात घूर्णन कोणीय संवेग, ये संवेग किसका है, दृढ़ घूर्णक के घूर्णन का। तो दृढ़ घूर्णक जो दिया गया है या रिजिड रोटेटर जो दिया है उसके कोणीय संवेग का मान हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, जिसमें J इंटू J प्लस 1 का वर्गमूल बचेगा, H स्क्वायर की जगह H बाहर ले लिया, 4 पाई स्क्वायर की जगह 2 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर जो J दिया गया है घूर्णन क्वांटम स्तर की संख्या को प्रदर्शित करता है या उसकी संख्या को दर्शाता है। इसको फिर मॉडिफाई किया गया है, चूंकि H अपॉन 4 पाई जो दे रखा है ये वास्तव में कांस्टेंट है, और इसको हम इसकी एक मूलभूत इकाई के रूप में दर्शाते हैं। किसकी मूलभूत इकाई, घूर्णन कोणीय संवेग की मूलभूत इकाई के रूप में यदि इसको प्रदर्शित किया जाए, जो सभी घूर्णन के लिए निश्चित होगी। तो ऐसी स्थिति में कोणीय संवेग वर्गमूल 2J प्लस 1 के रूप में प्रदर्शित नहीं, ये ऊपर वाला है, ये इकाई गलत लिख रखी है, इसको हम इकाई के रूप में प्रदर्शित करें तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, यहाँ लिख दीजिए। ये L बराबर हो जाएगा वर्गमूल J इंटू J प्लस 1, और यहाँ पर इसकी मूलभूत इकाई को हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक J के निश्चित मान के लिए उस घूर्णन स्तर की घूर्णन कोणीय संवेग का मान इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, और इसके आगे ये इकाई के रूप में प्रदर्शित होगा। यदि J का मान मैं 0 रखता हूँ तो इसका मान आ जाएगा, उसके लिए कोई संभ्रंशता नहीं होती इसलिए इसको छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद J के मान रखते जाइए, अलग अलग मान आते चले जाएंगे, और इसकी प्रक्रिया में आगे ले रहा हूँ। इसके अलावा किसी भी घूर्णन स्तर की जो भी कोणीय संवेग है, तो घूर्णन स्तर के कोणीय संवेग की कितनी संभावनाएं हो सकती है
उन संभावनाओं को हम समभ्रंशता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर ये मान प्रदर्शित जो किया गया है इसकी जगह ऐसे लिखा जाएगा। तो समभ्रंशता जब भी हम प्रदर्शित करें तो समभ्रंशता या डीजनरेसी कितनी होगी किसी j के लिए, तो उसका मान आता है 2j+1 के बराबर। अर्थात यदि 2j+1 मान दिए गए हैं तो हम समभ्रंशता प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि j का मान मैं 0 रखता हूं, समभ्रंशता 1 अर्थात एक ही सबसे नीचे लेवल में एक ही कमरा होगा। j का मान मैं 1 रख देता हूं, फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर 1 रखें तो टोटल कितना हो जाएगा 3। तो कितने कमरे होंगे फर्स्ट फ्लोर में 3, ऐसे 5, 7, 9, 11 इस तरीके से नीचे से ऊपर जाने पर समभ्रंश ऊर्जा स्तर या अभिविन्यासों की संख्या लगातार बढ़ती है और तीव्रता के मान में लगातार वृद्धि होगी। तो ये दो सूत्र ध्यान रखना है, एक तो घूर्णन कोणीय संवेग क्या है और दूसरा समभ्रंशता उस कोणीय स्तर की क्या होगी जिसमें j के मान बराबर रखे जाते हैं। और उसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ प्रक्रिया दे रखी है। मान लीजिए j का मान 0 दे रखा है, j का मान 1 दे रखा है। यदि मैं j का मान 1 रखता हूं तो l का मान कितना हो जाएगा, तो j का मान रखा जाए 1 तो l बराबर हो जाएगा वर्गमूल j इंटू j+1 और सरल करें तो ये वर्गमूल 2 के बराबर होगा। और इसके आगे हम इसका इकाई मात्रक प्रदर्शित करते हैं। तो l बराबर √2 इकाई युक्त एक घूर्णन कोणीय संवेग प्रदर्शित होगा। और इस घूर्णन कोणीय संवेग का रेफरेंस डायरेक्शन यहाँ पर दे रखी है और यहाँ पर इस डायरेक्शन के आधार पर यहाँ पर 3 संभावनाएं बनती है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली संभावना यहाँ पर शून्य मान के रूप में, दूसरी +1 के रूप में और तीसरी -1 के रूप में। रेफरेंस डायरेक्शन के सापेक्ष ये 3 संभावना होगी जिसमें +1 के अंदर घूर्णन इस रूप में प्रदर्शित होगा। ये अणु है द्विपरमाणविक अणु जो आपस में बंध से जुड़े हुए हैं। एक दूसरा अणु दे रखा है और ये भी इसी रूप में घूर्णन कर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो कोणीय संवेग दिया गया है यह एक सदिश राशि है या वेक्टर है। और अगर सदिश राशि के रूप में दिया गया है तो इसमें निश्चित दिशा भी होगी और साथ साथ में मान भी होगा, या सदिश राशि के रूप में दिशा भी होगी और मात्रा भी साथ में उपस्थित रहेगी। तो इस तरीके से परिमाप कहते हैं जिसको, मात्रा, परिमाप या दिशा, 2 गुण युक्त सदिश राशि के रूप में घूर्णन कोणीय संवेग प्रदर्शित होगा जिसकी ये 3 संभावनाएं दी गई। तो चूंकि j का मान 1 रखने पर समभ्रंशताएं कितनी आ रही है 3, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, त्रिगुणित समभ्रंशता। यदि j का मान मैं 2 रख देता हूं तो सूत्र वही है √j इंटू j+1 के रूप में। तो इसका मान तो आ जाएगा l का मान √6 और इस √6 लंबाई की या निश्चित मान युक्त जो l दिया गया है इसकी टोटल संभावनाएं कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें मान हो जाएंगे 0, +1, +2, -1 और -2। और चूंकि इसमें 5 भिन्न अभिविन्यास हैं, 5 समभ्रंशताएं हैं, 5 समभ्रंशताएं हैं तो इसको हम कहते हैं 5-फोल्ड मोमेंटम या 5-फोल्ड एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है, या पंचगुणित संभावनाएं समभ्रंशता कहलाती। इसी तरीके से j का मान 3 रखा जाए तो l का मान हो जाएगा 2√3 और यदि इसमें समभ्रंशता ज्ञात की जाए तो तीसरे वाले में समभ्रंशताओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 2j+1 और यदि j का मान कितना रख दिया जाए 3 तो टोटल समभ्रंशताएं कितनी होगी 7। और यहाँ 7 समभ्रंशताएं दे रखी है, एक -3, दूसरी -2, तीसरी -1, चौथी 0, पांचवी +1, छठी +2 और सातवीं +3। और इस तरीके से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग दिशाओं के अंदर अभिविन्यासों को प्रदर्शित करते हैं। और अभिविन्यास का यहाँ मतलब है कि अणु कैसे घूर्णन कर रहा है। इन तीनों अणुओं को यदि एक साथ घूर्णन के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो मैं यहाँ ऐसे घूर्णन प्रदर्शित कर रहा हूँ, अणु यहाँ पर है और यहाँ से रोटेशन कर रहा है। दूसरा अणु अगर इस जगह पर उपस्थित, उसी जगह पर उपस्थित है तो वो भी इसी रूप में घूर्णन करेगा। तीसरा अणु उपस्थित है वो भी इसी जगह घूर्णन करेगा।
तीन अलग अलग समभ्रंशताओं के अंदर तीन प्रकार के घूर्णन तीन भिन्न अक्षों के ऊपर प्रदर्शित होंगे और उसी के आधार पर समभ्रंशता ज्ञात की जाती है। और चूंकि जे का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, समभ्रंशताएं भी लगातार बढ़ रही है, और अगर समभ्रंशताएं बढ़ती है तो स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता के मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि एक ही अणु एक निश्चित जे पर एक से अधिक संभावनाएं रखता है। जितनी संभावनाएं ज्यादा होगी, जितनी ऊर्जा संभावनाएं या ऊर्जा संभ्रंशताएं अधिक होगी, उतनी ही तीव्रता के मान में वृद्धि होगी। तो दो घटक यहां पर निकल के आए। पहला घटक तो आया ऊर्जा स्तरों की संभ्रंशता और दूसरा आया वितरण गुणांक। वितरण गुणांक, इन दोनों के ऊपर अणुओं की आबादी प्रदर्शित की जाती है। तो यहां पर हम अणुओं की आबादी, ऊर्जा स्तरों की संभ्रंशता और वितरण गुणांक, इन दोनों के रूप में हम प्रदर्शित करें तो यहां पर हमने दो घटक लिए थे, उन दोनों को अणुओं की आबादी के साथ में जोड़ के प्रदर्शित किया गया है। तो यहां पर अणुओं की जो आबादी दी गई है वो किससे ज्ञात की जाती है? एक तो इसकी समभ्रंशता कितनी 2j+1 थी, और दूसरी क्या था, e की पावर -EJ/kT, अर्थात ये हो जाएगा वितरण गुणांक, जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण से हमने ज्ञात किया था। अर्थात Nj अणुओं की आबादी किसी भी J स्तर के अंदर जितनी भी होगी, वो एक तो समभ्रंशता ज्यादा होगी तो उसके समानुपाती, एक इसका मान ज्यादा होगा तो उसके समानुपाती। तो ऐसी स्थिति में दोनों घटकों पर निर्भर करेगी, और दोनों को यदि इक्वलाइज कर दिया जाए तो हम इसको इस सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पहले और J स्तर और n बराबर 0 स्तर की दो निश्चित 2J'+1, ये J' निम्न ऊर्जा या घूर्णन स्तर जो दे रखा है उसकी क्वांटम संख्या, और J उच्च स्तर दे रखा है उसकी क्वांटम संख्या अलग होगी। इन दोनों को हम यहाँ पर इन दोनों के लिए समभ्रंशताओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं, डीजेनरेसी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और इसके अलावा दूसरा घटक जो दिया गया है, इसके यहाँ पर ऊर्जा का मान -EJ के रूप में दिया है, लेकिन जब हम तुलनात्मक रूप में रिलेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पर ऊर्जा का मान -ΔEJ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और इसी रूप में हम विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों की आबादी को प्रदर्शित करते हैं। आबादी जितनी ज्यादा होगी, अर्थात आबादी अब एक घटक पर निर्भर नहीं कर रही, अणुओं की आबादी एक तो निर्भर कर रही है बोल्ट्जमान वितरण गुणांक पर, और दूसरी निर्भर कर रही है समभ्रंशताओं पर, और इन दोनों के आधार पर हम अणुओं की आबादी ज्ञात करें तो अणुओं की आबादी जितनी ज्यादा होगी किसी भी J स्तर में, उस स्पेक्ट्रम के अंदर उस घूर्णन स्तर से संक्रमण के लिए जो स्पेक्ट्रम रेखा बनेगी उसकी तीव्रता का मान उतना ही अधिक हो जाएगा, और इसको हम इस संबंध के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम प्रदर्शित कर रहे हैं, लास्ट पार्ट है, ये है उच्चिष्ट ज्ञात करना। उच्चिष्ट का मतलब क्या है? उच्चिष्ट का मतलब है J का वह उच्चतम मान जहां अणुओं की आबादी अधिकतम है, और अणुओं की आबादी जिस घूर्णन स्तर पर अधिकतम होगी उस घूर्णन स्तर को हम यहाँ पर J max के रूप में प्रदर्शित करते हैं, J max के रूप में दर्शाते हैं। तो J max के रूप में ये प्रक्रिया प्रदर्शित की जाती है, और इसको हम इस रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पहले हमने संबंध लिया था किसी घूर्णन स्तर J के अंदर अणुओं की संख्या, पहली समभ्रंशता की संख्या और दूसरी यहाँ पर बोल्ट्जमैन वितरण घटक, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होती है। और अगर इसी का हम अवकलन करके ज्ञात करें तो उच्चिष्ट ज्ञात करने, अर्थात J का अधिकतम मान J max ज्ञात करने के लिए हम इस दिए गए ऊपर जो पीछे समीकरण दिया था उसका अवकलन करते हैं। और अवकलन किसके सापेक्ष करना है? J के सापेक्ष। तो J के सापेक्ष यदि मैं इसका अवकलन करता हूं, अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा? इसका अवकलन किया जाए तो Nj स्तर अपॉन हो जाएगा J के सापेक्ष अवकलन बराबर, ये हो जाएगा D, ऊपर घटक बच रहा है 2J+1, और
ई की घातांक जो दे रखी है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ एक्सपोनेंट, और ये हो जाएगा आपके माइनस एक्सपोनेंट का मान, और माइनस के अंदर एक्सपोनेंट में ई जे का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ बी के रूप में, तो ये हो जाएगा बी एच सी जे इंटू जे प्लस 1, और अपॉन हो जाएगा इसके नीचे के टी, स्मॉल लेटर के कैपिटल लेटर टी, ब्रैकेट बंद और मझला कोष्ठक या सेकंड ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये हो गया ऊपर वाले घटक के अवकलन गुणांक के रूप में, नीचे हो जाएगा जे के साथ अवकलन किया गया है। और इन दोनों प्रक्रियाओं को यदि सरल किया जाए, अपने यहाँ मैथमेटिकल रूप से इसका हल करने की प्रक्रिया नहीं लेनी है, केवल आपको अवकलन का प्रोसेस लिख करके आप सीधा लिख देंगे सरल करने पर, और इसको यदि सरल किया जाए तो सरल करने के लिए हम क्या प्रक्रिया काम में लेंगे, जो अवकलन गुणांक जे के सापेक्ष किया गया है उसको 0 मानते हुए इसको सरल किया जाता है। सरल करने पर जे मैक्स का मान ये प्राप्त हो जाता है, और जे मैक्स का मान यहाँ पर क्या लिखा है मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, तो जे मैक्स बराबर हो जाएगा स्मॉल लेटर के टी अपॉन 2BHC, ब्रैकेट बंद करके घातांक 1/2 माइनस 1/2 लिख दीजिए, और यही जे मैक्स के मान को प्रदर्शित करता है। जे मैक्स क्या है? जे मैक्स किसी घूर्णन स्तर की वह क्वांटम संख्या है जहां पर अणुओं की आबादी सबसे अधिक है, और वहीं से जो संक्रमण होगा उस संक्रमण में स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता सबसे अधिक होगी। अर्थात अणुओं की आबादी यदि हम निकाल देते हैं तो उस घूर्णन स्तर से संक्रमण की तीव्रता अधिकतम होगी, उसका भी पता लगाया जा सकता है, और उसी को हम इस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 प्रक्रियाएं प्रदर्शित की गई है, जिसमें एन जे और एन जीरो को हम किसके सापेक्ष, जे के सापेक्ष आलेखित करते हैं। तो पहले स्थिति तो क्या आ रही थी, मान जे का मान बढ़ने के साथ घटता जा रहा था, लेकिन अब चूंकि हम दोनों घटक लेके चल रहे हैं, कौन कौन से घटक लेके चल रहे हैं, एक तो वितरण गुणांक लेके चल रहे हैं और दूसरा साथ में लेके चल रहे हैं समभ्रंशता। और ये जब दोनों साथ में लेके चलते हैं तो समभ्रंशता के अंदर जे का मान बढ़ने से समभ्रंशता बढ़ रही है, तो अणुओं की आबादी बढ़ेगी। लेकिन जो दूसरा बोल्ट्जमैन घटक दिया गया है, जो वितरण घटक दिया गया है, उस घटक में हम जैसे जे का मान बढ़ाएंगे तो वहां पर अणुओं की आबादी का मान निरंतर घटता है। लेकिन जब दोनों घटक विपरीत कार्य कर रहे हैं तो परिणामी रूप से इस तरह का ग्राफ आता है, जिसमें जे का मान बढ़ने के साथ यहाँ पर लगातार आबादी बढ़ेगी और एक निश्चित स्थान या जे के एक निश्चित मान पर अणुओं की आबादी जहाँ अधिकतम होगी उसे हम जे मैक्स मान लेते हैं। और जे मैक्स से अब जो संक्रमण होगा वो सबसे अधिक तीव्रता युक्त स्पेक्ट्रम रेखा प्रदर्शित करेगा, और इसी ग्राफ से उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर यहाँ पर बी भिन्न भिन्न दिया गया हो तो हम सेकंड ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें ये उच्च बी के मान युक्त, बी का मान यदि उच्च है तो ग्राफ इस तरीके का आएगा, अर्थात उच्च बी युक्त जो भी अणु दिया गया है या घूर्णन स्तर दिया गया है उसके जे मैक्स का मान कम होगा, और अगर निम्न बी का मान दिया गया है तो उसके लिए जो जे मैक्स आएगा उसका मान क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात बी निम्न है, जे मैक्स अधिक होगा, बी उच्च है तो जे मैक्स क्या होगा, निम्न होगा। तो इस तरीके से जे का मान कम है, बी अगर ज्यादा है तो जे का मान अपने आप कम होगा, और अगर बी का मान कम है तो जे मैक्स का मान अधिक होगा। तो इस तरीके से हम तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मान दिया गया है वो मैं आप प्रदर्शित करूँ तो यहाँ पर वैसे तो दिया गया है एन जे अपॉन एन जीरो, जिसको कि हमने ऊपर जो ज्ञात किया था वो मान रखना है, तो ये हो जाएगा 2j+1 और बाकी ई की पावर माइनस BHC j इंटू j+1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा स्मॉल लेटर k इंटू टी। और यही मान हम इस y एक्सिस पर लेकर यदि आलेखित करें तो इस तरह का वक्र प्राप्त होता है। और इसमें जो ये वक्र प्रदर्शित किए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, b के भिन्न मानों के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और ये वक्र बेनवेल ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक है, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं, इसके एडिशनल क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इनका
जो आगे हमने अवकलन किया था वो प्रक्रिया भी KL कपूर के अंदर आप दे रखी है, वहाँ से भी आप पढ़कर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में 2 वक्र प्राप्त होंगे। और लास्ट में मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि यदि किसी अणु के लिए निश्चित ताप पर यदि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक द्विपरमाणुवीय कैसा अणु है, द्विध्रुव आघूर्ण युक्त अणु है, द्विपरमाणविक अणु है, और चूंकि इसमें स्थायी आघूर्ण है इसलिए यह घूर्णन सक्रिय प्रकृति का होता है। तो 298 केल्विन पर यदि इसके J मैक्स का मान प्रदर्शित किया जाए तो ये 6.84 के बराबर प्राप्त होता है, जिसको हम पूर्णांक संख्या 7 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 298 केल्विन पर J मैक्स का मान कितना प्राप्त होता है, 7। और लास्ट हम बात कर लेते हैं अंतिम, अणुओं के अवशोषकता भी तीव्रता को या स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता को प्रभावित करती है। और उसमें सिंपल सा है कि स्पेक्ट्रम रेखा देने वाले पदार्थ की प्रकृति या उसकी अवशोषकता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही यहाँ पर स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता के अंदर क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ पर प्रकृति एक तो सांद्रता पर निर्भर करती है और दूसरा सैंपल ट्यूब जो ले रखी है, सैंपल ट्यूब की लंबाई पर भी निर्भर करती है। और इन दोनों का मान बढ़ेगा तो अवशोषकता बढ़ती है या ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है, और ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है तो स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता में भी वृद्धि होती है। इसी तरीके से अगर सांद्रता और सैंपल ट्यूब के अंदर जो लंबाई दे रखी है, इन दोनों का मान बढ़ता है तो अवशोषकता कैसे प्रभावित होगी वो बीयर लैम्बर्ट लॉ के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो इसी के साथ अपना ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में हम अगला चैप्टर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच।